स्टेप अप एकेडमी। मैं हूँ डॉक्टर अनन्या दीक्षित और आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। क्योंकि ये जो वीडियो है ये सुपर क्विक रिवीजन का है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो बेटा जो भी बॉडी हमारी फंक्शंस कर रही है इस अर्थ में लाइफ मेंटेन रखने के लिए उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ओके तो कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं? न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इन सब के बारे में हम अभी देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। जो फूड हम खाते हैं ओके और जो वो बॉडी उसको यूज करती है एनर्जी के फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, द मोड ऑफ क्या होता है ये? taking in food and utilizing it by the body. ठीक है, अब न्यूट्रिशन के ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने हैं? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हमें पता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में तीन टाइप्स आएंगे। पहला आएगा सेप्रोफाइटिक, दूसरा आएगा पैरासिटिक और तीसरा आएगा होलोजोइक। ठीक है, जो फर्स्ट सेप्रोफाइटिक है ये क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक। इनके एग्जाम्पल क्या है? फंगाई एंड ईस्ट। फिर हम बात करते हैं पैरासिटिक की। पैरासिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी में, ठीक है, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं। ये सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग से लेते हैं। पैरासिटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। ओके, दे लिव ऑन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं या उनके ऊपर रहते हैं। तो ये क्या हो गया? पैरासिटिक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कस्क्यूटा और प्लास्मोडियम। होलोजोइक की बात करें, होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो आते हैं जो सॉलिड फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, फिर उनके जो बॉडी होती है उसको डाइजेस्ट करती है और उससे न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये बात हो गई हेटेरोट्रॉपिक की और ये बात हो गई ऑटोट्रॉपिक की। ऑटोट्रॉपिक में बेसिकली कौन से आते हैं? ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ये कैसे होता है? ये पूरी प्रोसेस प्लांट में हो रही है। तो प्लांट को किस किस की ज़रूरत पड़ती है? रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं प्लांट्स के लिए जो वो जिससे अपना खाना खुद बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है। तो क्या क्या चीज़ चाहिए रहती है उनको? CO2 ओके, वाटर, CO2 वाटर, और क्या चाहिए रहता है इनको? सनलाइट, लाइट या सनलाइट। ओके, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें अपना खाना प्लांट्स खुद बना रही है। किसके प्रेजेंस में? CO2 वाटर और सनलाइट। ठीक है, और ये क्लोरोफिल भी होता है इसमें। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, जो लीव्स होती है उनमें प्रेजेंट होता है। तो ये पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। सबसे पहले होता है कि जो क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट में, अपन पहले क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है? ये जो आपको पाइल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, जो कॉइन के जैसे रखे हुए हैं एक के नीचे एक, ये इसको अपन क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड में क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन यहीं होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? थाइलाकॉइड में होता है। थाइलाकॉइड में क्या होता है? क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। यहाँ क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। फिर ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है।
और ये जो पाइल लाइक पूरा जो थाइलाकोइड एक के नीचे एक अरेंज्ड रहते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रैनम या ग्रैना। ओके, ग्रैना हम इनको बोलते हैं। तो ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस होती कैसे है। जो क्लोरोफिल होता है जो थाइलाकोइड में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब करता है क्या, लाइट एनर्जी। ठीक है, क्लोरोफिल क्या ऑब्जॉर्ब करता है, लाइट ऑब्जॉर्ब करता है। हाँ, और उस लाइट को ये कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी अपन कौन कौन सी हो गई, NADPH एंड ATP। ओके, ये दोनों लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कौन सी केमिकल एनर्जी हमको मिली है, NADPH एंड ATP। ओके, फिर इसमें एक और चीज होगी कि ये लाइट एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स को, H2O को स्प्लिट करेगी किसमें, H+ आयन और O2 में। ठीक है, H+ एंड O2 में। तो ये जो ऑक्सीजन निकला है वो क्या आ जाएगा, वो स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, O2 जो है वो स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। और ये जो H+ आयन है वो जाके जुड़ जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये जो H+ आयन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में जाके जुड़ जाएगा और उससे हमारा क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो H+ आयन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में जाके जुड़ जाएगा और हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये बात हुई ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। कैसे हुआ, हमने बात करी कि जो क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करी। ठीक है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और H2O जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्प्लिट हुआ, वो ब्रेक डाउन हुए। ठीक है, तो O2 जो था वो तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया और जो H+ आयंस थे वो कार्बन डाइऑक्साइड में जाके जुड़ गए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से ही जो स्टोमेटा है वो अब्जॉर्ब कर रही है, लीव्स जो है वो अब्जॉर्ब कर रही है। ओके, तो जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में जाके जुड़ गया और हमको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, CO2 बाय प्रोडक्ट मिला और H2O। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन हमें मिला है, प्लांट्स को जो मिला है, ये तो वो जो रेस्पिरेशन कर लेंगी, रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेंगी और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, हम देख चुके हैं, फिगर है कि कहाँ होता है। और ये जो दो प्रोसेस हैं, ये वाली, ये कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन होता है। ओके, ये क्या होता है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, हमारे थाइलाकोइड में। और ये जो H+ आयन जो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ रहा है, ये क्या है, डार्क रिएक्शन है। ओके, ये डार्क रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि जो H+ आयन है वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाएगा। ये डार्क रिएक्शन है। और ये कहाँ हो रहा है, ये हमारे हो रहा है स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। इसको डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि ये इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जो डार्क रिएक्शन है वो रात में होता हो या अंधेरे में होता है, नहीं बेटा, डार्क रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की। तो हमें पता है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ में कि माउथ में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिससे डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आता है माउथ में सलाइवरी ग्लैंड। 3 पेयर्स होते हैं इसके, 3 पेयर्स होते हैं जो रिलीज़ करते हैं क्या, सलाइवरी अमाइलेस। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं, सलाइवरी अमाइलेस। इनका काम क्या होता है, जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ये कन्वर्ट करते हैं। और इनका काम क्या होता है कि उसको और सलाइवा से मिक्स करते हैं उसको, ताकि एक बोलस फॉर्म हो जाए और जो ईसोफेगस है, जो हमारी फूड पाइप है, उसका पैसेज ईजी हो जाए। ठीक है, ईजिली वो आगे एलिमेंट्री कैनाल में बढ़ सके। ओके, माउथ में हो गया। टीथ का काम होता है च्यू करने का, और जो टंग का काम होता है वो क्या काम करती है, टंग मिक्स करने का काम करती है। किससे, सलाइवा से। टंग क्या काम करती है, टंग काम करती है जो फूड हमने लिया है उसको सलाइवा से मिक्स करने का काम टंग करती है। और टंग में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें सेंस ऑफ टेस्ट बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ये सारे काम माउथ में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक टीथ और एक टंग। ओके, टीथ च्यू करने का काम करता है,
ब्रेक डाउन करने का काम करता है फूड को। टंग क्या करती है, फूड को सलाइवा से मिक्स करवाती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जिनका काम होता है स्टार्च को शुगर में तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का। फिर हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक, अब जब फूड माउथ से कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में, ठीक है। फूड स्टमक से माउथ से कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उधर कोई डाइजेशन नहीं होता, उधर कोई जूस या एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट नहीं होते हैं। बस उनका क्या काम होता है कि माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम होता है। और ये मूवमेंट, फूड का मूवमेंट स्टमक तक कैसे होता है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्स होना, ये मूवमेंट पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जिससे फूड का एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, ठीक है। तो माउथ से फूड कहाँ जाएगा, ईसोफेगस से, ईसोफेगस से जाएगा फूड स्टमक पे, ठीक है। अब जो बोलस फॉर्म हुआ है सलाइवा के साथ, जो फूड का मिक्सचर हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, बोलस। अब जो बोलस फॉर्म हुआ है वो कहाँ आ गया, हमारे स्टमक में आ गया। स्टमक क्या करेगी, HCl रिलीज करती है। स्टमक ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो क्या रिलीज करती है, HCl रिलीज करती है, म्यूकस रिलीज करती है, पेप्सिन रिलीज करती है। हम बात करते हैं सबसे पहले HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ये जो है ना फूड को एसिडिक बनाती है। फूड को एसिडिक इसलिए बनाती है ताकि पेप्सिन इस पे एक्ट कर सके। जो पेप्सिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है। वो एक्टिवेट होता है और किस में, पेप्सिन में, ठीक है। फिर पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का काम करती है। इसके दो फंक्शन होते हैं, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करती है, ख़त्म कर देती है, ठीक है, किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, और मेक्स द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। और ये जो फूड है उसको एसिडिक कर देती है ताकि पेप्सिन फूड पे एक्ट कर सके। अब रिलीज होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, गैस्ट्रिक जूस है जो क्या ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन्स को ये ब्रेक डाउन करता है। फिर हम बात करते हैं म्यूकस। अब जब HCl रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, हमारा स्टमक में जो एनवायरनमेंट है वो कैसा एसिडिक है, तो वो क्या कर सकती है, हमारे स्टमक की वॉल्स को, जो लाइनिंग है उसको बर्न कर सकती है। तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस, ठीक है। HCl से स्टमक की लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस, ठीक है। प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर म्यूकस नहीं हो जाएगा तो हमारा स्टमक बर्न हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्टमक का एंड होता है ना, वहाँ पे स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। फूड कहाँ आ गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिवर बाइल जूस बना रहा है वो आ रहा है, ठीक है, जो पेनक्रियाज जूस बना रही है वो आ रही हैं, और जो इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स बना रहे हैं वो भी जूस यहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बाइल जूस की। बाइल जूस जो है, यार इसमें बाइल जूस जो है वो कौन बनाता है, लिवर बनाता है, और स्टोर कहाँ होते हैं, ये कौन सिक्रीट करता है, ये लिवर सिक्रीट करता है, और स्टोर कहाँ होते हैं, ये गॉल ब्लैडर में होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो एसिडिक फूड आ रहा है स्टमक से उसको एल्कलाइन करते हैं, और ये फैट को, बड़े मॉलिक्यूल्स के फैट को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोबुलस। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके, अब क्या हो गया, ये बात कर ली हमने बाइल की। अब हम बात करते हैं पेनक्रियाटिक जूस की। पेनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, और फैट्स के जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है उसको और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो अमाइलेज हो जाए, पेनक्रियाटिक जूस में एक होता है अमाइलेज, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो ट्रिप्सिन होता है वो किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन में एक्ट करता है, ठीक है। और जो लाइपेज होता है वो कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये बात हो गई किसकी, पेनक्रियाटिक जूस की। अब इंटेस्टिनल जूसेस भी जो है वो सिक्रीट होते हैं, तो वो ये सारे प्रोसेस को हेल्प करते हैं, ब्रेक डाउन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है क्या, विलाय। विलाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या करते हैं ये कि एब्जॉर्प्शन एरिया जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इंक्रीज करते हैं, और इनके पास ना बहुत सारी कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज से ये बहुत भरे रहते हैं। तो जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है। किसके थ्रू, विलाई के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन का काम होता है और कंप्लीट डाइजेशन होता है ऑलमोस्ट, ठीक है।
लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, अब जो बचा कुचा वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन में आया तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है और मिनरल्स होता है, ठीक है। ये फीसेस बनाता है और फीसेस को स्टोर करने का काम करता है। फिर जो वो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जाता है, रेक्टम में जाता है। रेक्टम से ये पहुँचता है एनस के पास और एनस में होता है एनल स्फिंक्टर और एनस के थ्रू ये क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ आया वेस्ट मटेरियल, रेक्टम, रेक्टम से एनस से और एनस से ये क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। एनस में क्या होता है, एनल स्फिंक्टर होता है जो एक्सक्रीशन का मूवमेंट कंट्रोल करता है। हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। जो ग्लूकोज बना है उसको तोड़ के यूज़ करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और ये कैसे होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, ठीक है। इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने को हम कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द सिंपल शुगर ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अब जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी कैसे टूटती है, ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज ब्रेक डाउन कैसे होता है, ऑक्सीजन के थ्रू। ऑक्सीजन कैसे मिलता है, रेस्पिरेशन से, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज कैसे टूटता है। जो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले किस में बनेगा, पायरुवेट में, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल से। ये पूरा प्रोसेस जो है वो किसके अंदर हो रहा है, सेल में हो रहा है। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ कहाँ पे, साइटोप्लाज्म। सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अगर अब ऑक्सीजन है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ये पायरुवेट है ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो पायरुवेट है ऑक्सीजन तोड़ेगा इसको और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। पायरुवेट जो साइटोप्लाज्म बना था वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्या हमको मिलेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये किस में हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब जब ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब जब अपन ज़्यादा चल लेते हैं, दौड़ लेते हैं या रनिंग कर साइकिलिंग कर लेते हैं तो हमारे लेग्स में पेन होने लगता है ना। वो क्रैम्प्स क्यों आते हैं, वो क्रैम्प्स इसलिए आते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ओके। ये बात हुई एनिमल्स की। ये क्या हुआ, एरोबिक हुआ, और ये दोनों क्या है, एनारोबिक। क्यों, क्योंकि ये उसके एब्सेंस में हो रहा है ऑक्सीजन की, ठीक है। एनिमल्स की बात हुई। अब ईस्ट की बात करें हम, तो ईस्ट में क्या होता है, जो पायरुवेट है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है और क्या मिलता है हमें, इथेनॉल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एंड एनर्जी रिलीज होती है। गॉट इट। ये क्या हुआ, एरोबिक एंड एनारोबिक की बात करी हमने। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, हमें पता है कि नोस्ट्रिल से हम ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। नोस्ट्रिल में हेयर प्रेजेंट होते हैं ताकि वो डस्ट का एंट्री रोक सकें। फिर नोस्ट्रिल से जाएगी कहाँ, फेरिंग्स तक जाएगी। फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है फूड और विंड एयर के लिए, ठीक है। तो फेरिंग्स से एयर जाएगी लैरिंग्स तक। लैरिंग्स में होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, ये फूड की एंट्री रोकता है विंड पाइप में, ठीक है। अब एयर जो है वो लैरिंग्स तक पहुंच गई। लैरिंग्स से कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में। ट्रैकिया में 2 पार्ट्स में बाइफरकेट होगा। क्या होगा, एक होगा राइट ब्रोंकाई, एक होगा राइट ब्रोंकाई और दूसरा होगा लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है। लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में, लेफ्ट ब्रोंकाई राइट ब्रोंकाई राइट लंग में, ठीक है। ये जो ब्रोंकाई ये फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड होंगी और फाइनली क्या बनाएंगी, फाइनली बनाएंगी एल्व्यूलाई। जो गैशियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, ये एल्व्यूलाई में ही होता है। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है ना इधर ही, इसको हम एयर सेक्स भी बोलते हैं। तो ये एल्व्यूलाई में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई इधर ज़्यादा होती है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू एल्वोलाई में जाता है और ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में आती है, ठीक है, ब्लड में आती है। तो यहीं पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कहाँ पे, एल्वोलाई में। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ डे टाइम होता है,
रेस्पिरेशन दोनों टाइम होता है, डे टाइम में भी होता है और नाइट टाइम में भी होता है। तो क्या होता है बेटा कि फोटोसिंथेसिस में जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा था, जो हमने बाहर कर दिया था रिलीज, वो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन दिन में तो प्लांट्स यूटिलाइज कर देती है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है वो बाहर कर देती है। वो ऑक्सीजन यूज़ करके क्या करती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज होता है। बट नाइट में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो नाइट में क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स में जाते हैं, लीव्स तक पहुंचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ओके क्या होता है नाइट में कि ऑक्सीजन अंदर आता है स्टोमेटा के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू ही एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। इसलिए जो बोलते हैं ना कि रात में मत घूमा करो, पेड़ों के नीचे मत बैठा करो, इसलिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दोपहर में होगा, सुबह होगा, ठीक है। और जो वो है क्या, रेस्पिरेशन दिन में भी होगा, रात में भी होगा, पर दिन में फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो जाएगा, रात में वो गैसियस एक्सचेंज के होगा। ओके अब लीव्स में तो क्या प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा और जो स्टेम्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं लेंटिसल्स, ठीक है। तो जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं वो इसके थ्रू ही होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन की। ओके अब देखते हैं क्या होता है कि जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम में ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी से, और जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ से, लंग से। तो हम बात करते हैं कैसे होता है ये राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेने केवा से राइट एट्रियम में आया, ठीक है, सुपीरियर वेने केवा और इन्फीरियर वेने केवा। लेफ्ट एट्रियम से आया राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में ही गैसियस का एक्सचेंज होता है, लंग्स में ही क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ब्लड जो था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, फिर एओर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड वो क्या हो गया, पहुँच गया, पूरे टिश्यूज़ तक पहुँच गया, ठीक है। अब जो ब्लड होता है, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन में वो ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड में 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ओके तो ये जो प्लाज्मा है, ये जो फ्लूइड पार्ट होता है ना ब्लड का, उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, उसको हम बोलते हैं ब्लड सेल्स। ये 55% होता है और ये 45% होता है। अब ये जो क्या हो रहा है हार्ट में, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है, तो ब्लड 2 बार हार्ट में आ रहा है और एक पूरा साइकिल ब्लड का फ्लो हो रहा है, किसमें, हमारी बॉडी में एक पूरा साइकिल बना रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। क्या होता है डबल सर्कुलेशन, जब ब्लड पूरा एक साइकिल बना रही है, हमारी बॉडी में मूव कर रही है और हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है और एक बार ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ की। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स, कैपिलरीज लिखेंगे अपन पहले, एंड वेन्स। तो आर्टरीज क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है, इनका जो प्रेशर होता है वो हाई रहता है। और जो कैपिलरीज वेन होती है, इसमें ब्लड का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। आर्टरीज जो होती है ना वो फाइनर ब्रांचेस में डिवाइड होती है और क्या फॉर्म करती है, कैपिलरी फॉर्म करती है, ठीक है। फिर कैपिलरीज और थोड़ा डिवाइड होकर क्या बनाती है, वेन्स बनाती है, ओके। आर्टरीज और वेन्स कैसे कनेक्टेड रहते हैं, कैपिलरीज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और जो सब्सटेंसेस का वो है क्या, एक्सचेंज है, वो किसके थ्रू होता है, कैपिलरी के थ्रू ही होता है। किसके थ्रू होता है, कैपिलरी के थ्रू होता है। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर हाई होता है, वेन्स में ब्लड का प्रेशर कम होता है। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है, कैपिलरीज की वॉल जो होती है वो थिन होती है, पतली होती है, इसलिए जो है सब्सटेंसेस का वो एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये बात हो गई आर्टरीज, कैपिलरी एंड वेन्स की। वेन्स में जो ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टरी के कंपैरिजन में कम होता है। अब हम बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ बेटा क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचा, ब्लड प्रेशर हाई था, ठीक है, जो प्रेशर था ब्लड का वो हाई था, कैपिलरीज ने जो भी सब्सटेंसेस दिए, थोड़ा फ्लूइड बाहर निकाल दिया और डब्ल्यूबीसीज बाहर निकाल दी। तो ये जो फ्लूइड उसने बाहर निकाल दिया और जो डब्ल्यूबीसीज भी साथ में बाहर कर दी, उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ओके।
लिम्फ को और क्या बोलते हैं हम? टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। ब्लड को तो आर्टरी लेके आती है और वेन्स लेके चली जाती है। अब ये लिम्फ को भी तो ले जाना पड़ेगा। अगर लिम्फ को जो फ्लूइड बाहर रह गया, अगर उसको ले जाने वाला कोई वेसल नहीं होगा तो क्या होगा? लिम्फ वहाँ जो फ्लूइड है वहाँ एक्यूमुलेट होता जाएगा, है ना, और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए लिम्फ को ले जाने के लिए भी वेसल्स होती है। जैसे ब्लड को ले जाने के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं, वैसे ही लिम्फ को ले जाने के लिए होती है लिम्फेटिक वेसल होती है। ये लिम्फेटिक वेसल क्या करती है? जो फ्लूइड पीछे रह गया है, जो WBCs रह गए हैं, उनको लेके जाती है लिम्फेटिक वेसल और कहाँ ड्रेन करती है? ब्लड स्ट्रीम में ड्रेन करती है। ब्लड स्ट्रीम में भी कहाँ पे? वेन्स में ड्रेन करती है। और ये क्या काम करती है? मैकेनिज्म में, क्या कौन सा मैकेनिज्म? वो लड़ने के लिए, कोई भी इन्फेक्शन से डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है। ओके, ये बात हुई ब्लड वेसल्स की। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में हम दो कंडक्टिव सिस्टम के बारे में जो कंडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जो जाइलम होता है वो वाटर लेके जाता है और जो फ्लोएम होता है वो फूड का डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब कंडक्ट करता है पूरी प्लांट्स की बॉडी में। जो जाइलम होता है वो क्या लेके जाता है? जाइलम वाटर को सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है, ठीक है, ये यूनि डायरेक्शन होता है। और फ्लोएम जो होता है वो फूड को दोनों डायरेक्शन में भी करता है, अपवर्ड में भी ले जाएगा और रूट्स तक भी पहुंचाएगा, ठीक है, रूट्स तक भी ले जाएगा और अपवर्ड डायरेक्शन तक भी ले जाएगा लीव से। जाइलम में जो पानी वो कैसे अब्जॉर्ब होता है? अब ध्यान से सुनना। रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं वो एनर्जी यूज़ करके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उनका, एनर्जी यूज़ करके वो कहाँ आ जाते हैं? रूट्स तक आ जाते हैं, ठीक है, रूट से प्लांट्स तक पहुँच गया। अब कंसंट्रेशन बढ़ गया प्लांट्स में पानी का, है ना, सॉरी आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ गया और पानी का कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो गया। तो जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू किस में आ जाएगा? रूट्स पे आ जाएंगे। कैसे आएंगे? ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि हमें पता है कि सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, है ना। तो वाटर कहाँ पहुँच गया? रूट्स तक पहुँच गया। अब ये ऐसे छोटे छोटे जो नीचे के प्लांट्स हैं उसमें जो छोटे प्लांट्स हैं उस तक तो पानी पहुंच जाएगा। अब जो बड़े प्लांट्स हैं, जो एरियल पार्ट्स हैं, अब उस तक पानी कैसे पहुंचे? अब हमें पता है कि जो स्टोमेटा होती है वो क्या करती है? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करती है ना, ट्रांसपिरेशन करती है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। तो जब पानी बाहर जाता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है, तो क्या क्रिएट होता है? एक फोर्स क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं सक्शन फोर्स बोलते हैं या तो ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। इस ट्रांसपिरेशन पुल के कारण क्या होता है? पानी जो है स्टेम से खींचता है, लीव्स जो है अपनी तरफ पानी खींचती है, आओ आओ आओ, तो ऐसे करके पानी लीव्स तक पहुंचता है और ऐसे जाइलम पानी को पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं फूड की। फूड जो लीव्स बनाती हैं, है ना, अब लीव से फूड फ्लोएम तक आता है कैसे? एनर्जी यूज़ करके फ्लोएम तक आ गया। अब जो जाइलम है, जाइलम से पानी आएगा फ्लोएम तक, क्योंकि क्यों? जो वाटर ग्रेडियंट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है, वाटर ग्रेडियंट जो वाटर है वो कम हो जाता है फ्लोएम में। तो जाइलम से फ्लोएम में पानी आ गया। कैसे आया? ये भी आया ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। अब ये जो पानी है ये काम करेगा फूड को अपवर्ड डायरेक्शन में भी ले जाने का और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ले जाने का। जब फूड अपनी पूरी जगह पे पहुंच जाएगा, ये देख रहे हो आप, ये फ्लोएम क्या है? रूट्स तक भी ले जा रही है फूड और ऊपर तक भी ले जा रही है फ्लोएम, ठीक है। तो ये कौन लेके जा रहा है? वाटर लेके जा रही है। वाटर जब फूड को सारे पार्ट्स तक पहुंचा देगी तो वाटर वापस कहाँ आ जाएगा? वापस आ जाएगा वाटर जाइलम में। गॉट इट? ये होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं सेलुलर लेवल पे, उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट भी जनरेट होते हैं। तो ये वेस्ट हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट होते हैं? थ्रू किडनी। ओके, तो किडनी जो है वो पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन से बीन शेप्ड की होती है और इसमें क्या होता है कि ये फिल्ट्रेशन का काम किडनी में होता है। किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं किसके? फंक्शनल यूनिट होते हैं किसके? किडनी के। वहीं पे जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, यूरिन फॉर्म होती है। ओके, अब जो यूरिन दोनों किडनी में फॉर्म हुई है वो यूरेटर से, यूरेटर क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है। किडनी जो यूरिन में फॉर्म हुई है वो यूरेटर से कहाँ आएगी? यूरिनरी ब्लैडर में आएगी। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रहेगी और फिर जब तक अर्ज नहीं आएगा यूरिन पास करने का तब तक वो पास नहीं होगी। और फिर जैसे ही अर्ज आता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें यूरिन पास करनी है, तो यूरेथ्रा ओपन होता है और यूरेथ्रा के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाती है।
ओके इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्सचुरेशन। अब हम किडनी यूरिन में कैसे फॉर्म हो रही है वो देखते हैं। अब किडनी में जो ब्लड है वो कौन लेकर आता है? रीनल आर्टरी। कौन लेकर आता है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से ब्लड कहाँ आती है? नेफ्रॉन में आता है। किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन फॉर्मेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। तो ये नेफ्रॉन में क्या होता है ना, टफ कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में प्रेशर से ब्लड आता है, उस प्रेशर के कारण जो फिल्टरेट सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, कुछ पार्ट कहाँ चला जाता है? बोमन्स कैप्सूल में चला जाता है। ओके ये फर्स्ट पार्ट होता है किसका? फिल्टरेशन का। तो प्रेशर के कारण क्या हुआ? कुछ पार्ट कहाँ आ गया? बोमन्स कैप्सूल में आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब ये जो फिल्ट्रेट है इसमें लिक्विड भी होगा, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी होंगे और कुछ और बहुत सारे वेस्ट होंगे जो हमें बॉडी से एक्सक्रीट करना है। ओके तो जो यूजफुल सब्सटेंस है वो, ये जो पूरा फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है जिसमें लिक्विड भी है, यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं और वेस्ट सब्सटेंसेस भी हैं, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारे ट्यूब में, ठीक है, नेफ्रॉन्स में जो ट्यूब प्रेजेंट होता है उसमें जाएगा। ओके फिर ये ट्यूब्स का काम होता है रीअब्जॉर्प्शन का। क्या? वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा और जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इन सबको ये सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लेगा। कौन रीअब्जॉर्ब करेगा? ट्यूब रीअब्जॉर्ब करेगा और ये कहाँ पहुँचा देगा? यहाँ से अब्जॉर्ब करके वेन्स तक पहुँचा देगा, ठीक है। अब जब पूरी प्रोसेस जो है वो रीअब्जॉर्प्शन की हो गई, अब जो वेस्ट बचेगा वो वेस्ट क्या होगा? यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। वो वेस्ट जो होगा वो यूरिन फॉर्म करेगी और ऐसे ही क्या किडनी में यूरिन फॉर्म होगी, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होगी यूरिन और फिर ये एज अ वेस्ट यूरेटर तक जाएगी और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी और यूरेथ्रा से एक्सपेल हो जाएगी, ओके, एक्सक्रीट हो जाएगी। और जो रीअब्जॉर्प्शन का काम है वो कहाँ आ जाएगा? रीनल वेन में आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इसमें क्या होता है? एक्सक्रीट कैसे करते हैं प्लांट्स? हमें पता है कि स्टोमेटा के थ्रू एक तो गैशियस एक्सचेंज होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। और कुछ लीव्स में स्टोर होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लीव्स में स्टोर होता है और लीव्स थोड़ी देर बाद गिर जाती हैं, फॉल ऑफ हो जाती हैं। और जो रेजिन्स एंड गम्स हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? ओल्ड जाइलम में। और एक और चीज़ है, जो वाटर है उसका लॉस कैसे होगा? ट्रांसपिरेशन के थ्रू होगा। वो भी कैसे होगा? स्टोमेटा के थ्रू। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा और जल्दी से हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको मिलते हैं KG से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो बिल्कुल फ्री। थैंक यू।